चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर, आई थिंक ये 5th लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर। लेकिन ये बेसिकली छोटे छोटे लेक्चर हमारे रहे, इसलिए ये 5th लेक्चर है। वरना ये बेसिकली अगर हम टाइमिंग के वाइज के हिसाब से देखें तो ये आपके पास में 3rd लेक्चर रहता। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं आपके पास में। ठीक है, वीडियो छोटे से, ठीक है, इसलिए थोड़े से आपके पास में हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा दिखे, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से देखें तो वही जो नॉर्मल टाइमिंग लगते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था सबसेक्वेंट मेज़रमेंट पे। ठीक है, मैंने कहा था कि सबसेक्वेंट मेज़रमेंट में आपके पास में 2 तरीके रहते हैं। ठीक है, जो कि इंडेक्स 16 ने कहा है आपको, कॉस्ट मॉडल और दूसरा होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, एक छोटा सा फ़र्क है, और जिसकी वजह से ये 2 मॉडल जो है वो डिफरेंट कहलाते हैं। कॉस्ट मॉडल कहता है कि वही सर पुरानी बातें जो हम फाउंडेशन लेवल से इवन 12th लेवल से हम पढ़ के आते हैं, कि कॉस्ट मॉडल कहता है कि जो आपके पास में कॉस्ट दिख रही है असेट की, ठीक है, जो कि आपने इनिशियल मेजरमेंट किया होगा, जहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई परचेज करके लेके आ सकते हैं, या फिर एक्वायर किया है, या फिर आपने एक्सचेंज किया है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो उस टाइम पे आपने कॉस्ट निकाली होगी और कॉस्ट आपने जो है अपने बुक्स में शो किया होगा। तो कॉस्ट मॉडल कहता है कि सब्सिक्वेंट मेजर मतलब कि इनिशियल मेजरमेंट के बाद जब भी आप उसका मेजरमेंट करेंगे तो उस टाइम पे क्या करना है आपको। तो उस टाइम पे कॉस्ट मॉडल कहता है कि कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, कहता है कि जो कॉस्ट आपने ऑलरेडी बुक्स में दिखा रखी है असेट की, वो आपको ले लेना है कॉस्ट, और बस वो डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह माइनस करके जो भी वैल्यू है वो शो कर देना है, काम ख़त्म। ठीक है ना। तो कहते हैं कि कॉस्ट जो आपने ऑलरेडी मेज़र करके रखी है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करिए, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है वो माइनस कर दीजिए। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो इस चैप्टर के अंदर कहीं पे भी आई थिंक नहीं है, यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में डिटेल आपको जानने को मिलेगा इंडेक्स 36 के अंदर। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करना है। ये इंडेक्स 16 का कहना है कि इंडेक्स 16 में जो कॉस्ट मॉडल है उसमें आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो स्पेसिफिकली बताया गया है तो आपको इसी तरीके से करना है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपके पास में। ठीक है ना। तो कहता है कॉस्ट मॉडल सिंपल सी बात कहता है कि जो ऑलरेडी कॉस्ट आप निकाल चुके हैं बस उसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करिए, इम्पेयरमेंट लॉस है वगैरह माइनस करिए, ख़त्म करिए। ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल भी कुछ इसी तरीके से ही बात करता है, लेकिन एक चीज़ उसने चेंज करी। रिवैल्यूएशन मॉडल का कहना है कि आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट करी थी इनिशियल स्टेज पे, जिसे हम कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट, परचेज करके लेके आए, एक्सचेंज करके लेके आए, तो जो भी आपने वो कैलकुलेशन की वो ठीक है। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे सब्सिक्वेंटली, तो उस टाइम पे हम वापस से उसका रिवैल्यूएशन करेंगे। जैसा नाम है वैसा ही काम करवाता है आपके पास में। कहता है कि उस असेट की वो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसकी वैल्यूएशन वापस से की जाएगी, रीवैल्यू करवा जाएगा। ठीक है। तो कहता है कि रीवैल्यू करके जो अमाउंट आया उसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन में लेंगे, और उसमें से फिर आपके पास में जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस है वो माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैंने कह दिया, ठीक है, वो डायरेक्टली तो समझ आने वाला है नहीं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स की ज़रूरत होती है, कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। ये जो मैंने कहा कि भाई वापस से एक बार रीवैल्यू करेंगे, ठीक है ना, और रीवैल्यूएशन का जो किया हुआ अमाउंट है वो यहाँ पे लेंगे, तो वो डायरेक्टली समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लेंगे, और इसी के लिए मैंने आपको हेडिंग भी लिखवाया था लास्ट लेक्चर में कि हमारी जो नेक्स्ट चर्चा रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे रहेगी। ठीक है। कॉस्ट मॉडल में हमारी चर्चा क्यों नहीं रही, क्योंकि उसमें चर्चा करने लायक कुछ है ही नहीं। कॉस्ट मॉडल तो सिंपल कहता है कि भाई जो आपने कॉस्ट निकाली थी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करो और बात ख़त्म कर दो। तो उसमें अभी चर्चा करने लायक तो कुछ है ही नहीं। चर्चा जो करनी है वो रिवैल्यूएशन मॉडल में है, और जो भी चर्चा करनी है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है। और चर्चा क्यों करनी है वो भी समझिए। मैंने कहा कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जब मैं लेके आया इनिशियली, तो मैंने उसका वैल्यूएशन किया, ठीक है, उसका मेजरमेंट किया,
अब फॉर एग्जांपल मैं परचेज़ करके लेके आया था, तो परचेज़ करके जो भी यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है, परचेज़ करके लेके आते हैं तो क्या करना होता है, तो कहता है मैं इनिशियल स्टेज पे एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को परचेज़ करके लेके आया। तो मैंने उसमें परचेज़ प्राइस वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह और जो जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है वो वगैरह चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी और मैंने उसकी कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसकी कॉस्ट है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में आई है 500 रुपीज़। एग्ज़ाम्पल है सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा कि कॉस्ट जो है उसकी 500 आई, ठीक है, ओके। तो ये असेट 500 में आपके पास में दिख रहा है। मैंने कहा कि इसका मैंने रीवैल्यूएशन करवाया, ठीक है, मैंने इसका क्या करवाया सर, रीवैल्यूएशन करवाया। तो जो असेट 500 रुपये में दिख रहा था, ठीक है, जो असेट 500 रुपीज़ में आपके पास में दिख रहा था, वो अब कितने में दिखने लगा, कहते हैं कि वो अब दिखने लगा जिसका मैंने रिवैल्यूएशन करवाया और रिवैल्यूएशन अमाउंट आ गया 600, ठीक है। रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना आया, 600 सर, ओके। अब रिवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है कि भाई आपकी जो भी कॉस्ट है उसको तो हमें कोई लेना देना ही नहीं उससे, हमने रिवैल्यूएशन किया असेट का और जो वैल्यू निकल के आई वो ये है और इसको हम कंसीडर करेंगे, और इसमें से जो भी आपके पास में डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, जो इम्पेयरमेंट लॉसेस होता है, वो माइनस करके जो भी वैल्यू आई उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो दिक्कत यहीं पे आ रही थी। दिक्कत क्या है, कहते हैं कि सर बुक्स में तो 500 रुपये का ये असेट दिख रहा है, रिवैल्यूएशन करके आप 600 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बुक्स में 500 और आप कंसीडर कर रहे हैं 600, कैलकुलेशन तो 600 के हिसाब से कर रहे हैं। तो बात समझ रहे कि बुक्स में, आपकी बुक्स में तो 500 के हिसाब से एसेट दिख रहा है, कैलकुलेशन 600 के हिसाब से कर रहे हैं, तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। जबकि कॉस्ट मॉडल में तो कुछ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो असेट जितने में दिख रहा है वहीं से कैलकुलेशन शुरू करनी थी कि 500 में दिख रहा है 500 ले लो और डेप्रिसिएशन माइनस करो, लॉसेस माइनस करो, बात ख़त्म करो। तो कॉस्ट मॉडल में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसमें तो चर्चा करने लायक कुछ है नहीं। चर्चा जो है वो रिवैल्यूएशन में है, क्योंकि बुक्स में 500 में जो चीज़ दिख रही है उसकी कैलकुलेशन करते वक्त आप 600 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा सा ये डिफरेंस आया उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है कि जो 500 रुपये में चीज़ दिख रही है उसे आप 600 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, तो मतलब ये अकाउंटिंग वगैरह कैसे कर रहे हो, दिक्कत है ना। तो सबसे पहले तो ये ठीक करना पड़ेगा कि जो बुक्स में 500 दिख रहा है उसे 600 करना पड़ेगा, उसके बाद आप कैलकुलेशन आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चर्चा जो हमें करनी है वो ये कि ये जो 500 का सेट दिख रहा है और जो वैल्यूएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू अब 600 हो चुकी है, तो ये 500 को 600 कैसे किया जाए, ये सबसे पहली चीज़ है। ये सारी चीज़, ये जो डेप्रिसिएशन माइनस करना, इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करना, वो तो बात की बात है, ठीक है। ये तो आपके पास में फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि ये चर्चा नंबर 2 है, पहले चर्चा नंबर 1 तो कंप्लीट कर दो। अगर जो स्टार्टिंग है वही गलत होगा तो फिर आगे की सारी चीज़ें गलत होगी, सीधी सी बात है। पहले स्टार्टिंग सही करो, ये जो 500 आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो वैल्यूएशन के हिसाब से 600 आया, ये सबसे पहले ठीक करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ ठीक करनी है, ठीक है, सबसे पहले हमें वही चीज़ आपके पास में ठीक करनी है। तो आइए उस पर थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे चीज़ें क्या करनी होती है। क्वेश्चन से पहले एक हम यहाँ पे कंसेप्ट लिखवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो है करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कंसेप्ट यहाँ पे आप मेरे साथ लिखेंगे कि थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट पेज से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए हमें हमारे ये जो पॉइंट की, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम मिटा देते हैं, जगह भले आपके पास में भले ही पड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा सा एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो जाएगी। रिवैल्यूएशन मॉडल पे हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी चर्चा, ठीक है ना। तो हेडिंग दे देंगे आप मेरे साथ यहाँ पे,
रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन मॉडल। ओके, रिवैल्यूएशन मॉडल पे हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी कैलकुलेशन। उससे पहले हम कंसेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे एक डायग्राम मैं ड्रॉ करा रहा हूँ, वो आप देखिए ज़रा एक बार के लिए। पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 या फिर चर्चा नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले कि देखिए, रिवैल्यूएशन करने के बाद आपके पास में 2-3 तरीके हो जाएंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास में 500 रुपये की असेट थी, हमारे पास में बुक्स में 500 रुपये की असेट थी, जो अब रीवैल्यू करने के बाद 600 की हो गई। ये भी तो हो सकता है। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि 500 की असेट थी, रीवैल्यूएशन किया और 500 ही निकल के आए, तो कोई चेंजेस ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सर 500 की असेट थी, रीवैल्यूएशन किया, 400 की अब हो गई। तो अल्टीमेटली इस एग्जांपल से मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें 3 तरीके हो सकते हैं, बेसिकली 2 ही, तीसरा तो ठीक है आपके पास में। ये तो कोई तरीका ही नहीं है आपके पास में कि 500 की एसेट थी 500 ही रहे, तो इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है ना, तो इसमें रिवैल्यूएशन जैसा तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो कॉस्ट मॉडल जैसा ही हो गया, कॉस्ट मॉडल का है, रिवैल्यूएशन का है, यहाँ पे तो दोनों एक ही हो जाएंगे, तो ये तो तरीका ही नहीं है। जो केस बनेंगे वो 2 ही बनेंगे, या तो आपकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा निकल के आए, या फिर आपकी जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू निकल के आए। ठीक है, तो ऐसे 2 केस बन सकते हैं आपके पास में। बात समझ रहे? तो ये चीज़ हो जाएगी। तो सिंपल मैंने कहा, क्या मैंने ये चीज़ आपसे कही कि अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो दोनों पहलू हो सकते, या तो वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या फिर वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अभी अभी मैंने कहा ना कि जो 500 रुपये की चीज़ दिख रही है उसकी रिवैल्यूएशन करने के बाद 600 दिखी, तो रिवैल्यूएशन मॉडल तो 600 से कैलकुलेशन शुरू कर देगा, लेकिन स्टार्टिंग तो पहले सही करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में वो चीज़ 500 की दिख रही है। ठीक है, तो पहले वो सही करना पड़ेगा। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि उसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले देखते हैं। कहता है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। ये रिवैल्यूएशन गेन और लॉस का मतलब तो समझ गए होंगे ना? समझे कि नहीं? फॉर एग्जांपल 500 रुपये की असेट हमारी बुक्स में दिख रही है, रिवैल्यूएशन करने के बाद वो हो गया 600, असेट की वैल्यू बढ़ गई कितने से? 100 रुपये से, तो वो गेन है। फॉर एग्जांपल हमारे बुक्स में 500 रुपये की असेट दिख रही है, रिवैल्यूएशन करने के बाद वो 400 की हो गई, तो 100 रुपये तो कम हो गया, असेट की वैल्यू कम हुई, तो उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन लॉस है। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे पता होगा, मैंने तो बस ये यहाँ पे आपके पास में बता दिया। ठीक है, मैंने कहा कि सर इसमें जो चीज़ है, सबसे पहले मैं बताता हूँ एक तरफी। यहाँ पे मैंने कहा कि सर फर्स्ट टाइम आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब इनिशियल स्टेज पे जो आपने कैलकुलेशन किया उसके बाद फर्स्ट टाइम आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि सर फर्स्ट टाइम अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, तो 2 ही केस बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो या फिर सेकंड टाइम, केस तो 2 ही बने कि वैल्यू से ज़्यादा निकल के आ सकती है या फिर वैल्यू से कम। ठीक है, तो केस तो 2 ही बनने हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि सर आपने जो वैल्यू दिखा रखी है, ठीक है, आपने जो वैल्यू दिखा रखी है या उससे ज़्यादा हो या फिर उससे कम हो, मतलब कि उस वैल्यू से
हमारी जो वैल्यू है रिवैल्यूएशन वैल्यू, वो जो वैल्यू है उसकी कंपैरिजन में हमारी जो रिवैल्यूएशन वैल्यू निकल के आई वो हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए। 500 की चीज़ 600 की निकल के आई तो इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो सकती है। दूसरा एक और पहलू हो सकता है कि वो वैल्यू कम हो जाए कंपैरिजन में। 500 की चीज़ दिख रही थी, रिवैल्यूएशन करवाया 400 की हो गई, तो कहते हैं डिक्रीज हो जाए। बस दो ही हो सकते हैं। अगर वही वैल्यू रिवैल्यूएशन के बाद भी वही रहती है तो वो तो कोई रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं ना। अगर 500 की चीज़ रिवैल्यूएशन करने के बाद भी 500 की ही दिख रही तो वो तो कोई केस ही नहीं बना आपके पास में, उसकी तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करनी है ना। बात ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि अगर वही वैल्यू है तो फिर क्या कॉस्ट मॉडल और क्या रिवैल्यूएशन। तो केस तो दो ही बनने हैं, या तो इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो। अब फॉर एग्जांपल 500 की चीज़ 600 में दिख ही रही है, मतलब कि 100 रुपये से वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे। मतलब कि अपनी बुक्स में 500 दिख रही है और यहाँ पे 600 निकल के आए, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि वैल्यू बढ़ गई मतलब कि गेन हुआ ना, फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हुआ है तो फिर फ़ायदे को रिकॉर्ड कर दो, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे। कहता है कि जितना भी इंक्रीज़ हुआ, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 100 रुपये, तो कहता है उसे आप क्रेडिट साइड दिखा देंगे कहाँ पे। कहते हैं क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। आपको याद होगा फाउंडेशन लेवल से ये पढ़ के आते कि भाई असेट की वैल्यूएशन में अगर कोई चेंजेस होता है, ठीक है, और वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे हम कैसे दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से दिखाते हैं। या फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आ रहे थे वही चीज़ यहाँ पे वापस से एक बार कि ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो इसमें कोई नया पढ़ने को तो मिला नहीं, वही चीज़ है रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से अपना ये जो भी गेन हुआ है आपको वो दिखा दो, काम खत्म। हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर डिक्रीज होता है तो फिर क्या करेंगे। कहते हैं कि अगर डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे। तो इसका भी सिंपल है। कहता है कि डिक्रीज होना मतलब कि 500 की चीज़ अब 400 की दिखेगी, 100 रुपये का नुकसान हुआ है। और आपको वैसे ही फाउंडेशन लेवल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई लॉस वगैरह होता है, नुकसान वगैरह होता है तो पीएनएल में जाता है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है कि डेबिट कर देंगे टू पीएनएल। ठीक है, कहते हैं डेबिट कर देंगे, डेबिट टू पीएनएल। लो जी, तो ये आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। लो, डेबिट टू पीएनएल, तो ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट। तो सर ये तो चलो समझ आ गया कि भाई इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये समझ आ गया। लेकिन सर ये जो आपने पहला ये लिखा है ये समझ नहीं आया कि मतलब कि फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन मतलब सब्सिक्वेंट अगर सेकंड टाइम करेंगे थर्ड टाइम करेंगे तो क्या उसके लिए थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट है। आंसर इज यस, थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्या है वो भी बता देता हूँ। इसका पूरे का पूरा एग्जाम्पल मैं लूँगा, ठीक है, और ये कंसेप्ट वापस से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वो कंसेप्ट वापस से, ये तो मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट मैं लिखवा रहा हूँ, तो बस थोड़ी बहुत जैसे कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। अभी आपको ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं अभी वो चीज़ समझा नहीं रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन के साथ ही आपके पास में समझ आएगा। तो मैं अभी इसके बाद ये लिखवाने के बाद तुरंत एक क्वेश्चन लूँगा जिससे मैं ये चीज़ें सारी की सारी डिस्कस करूँगा। तो अभी सुनते चलना है बस आपको। मैंने कहा फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया मतलब कि इनिशियल स्टेज पे तो आपने कॉस्ट निकाली होगी, जैसे कि परचेज करके लाए, एक्सचेंज करके लाए, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपके पास में, तो वैल्यू निकाली और आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आता है, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर आपके पास में क्या होता है सर, दो तरीके, कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन। कॉस्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में, चर्चा का विषय नहीं है, कैलकुलेशन करके छोड़ दो। रिवैल्यूएशन है तो क्या होगा सर, दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि बुक्स में जो अमाउंट दिख रही है उसकी कंपैरिजन में या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो कहता है कि उस टाइम पे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अपना रहे तो वो फर्स्ट टाइम हुआ आपका कि पहली बार आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना सब्सिक्वेंटली।
तो कहते हैं पहली बार हम रिवैल्यूएशन मॉडल को अपना रहे हैं, तो वो पहली बार है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। तो कहता है कि इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, डिक्रीज हुआ तो पीएनएल। कहता है एक बार रिवैल्यूएशन आपने जो है मॉडल अपना लिया, अब नेक्स्ट टाइम भी वही आप अपनाएंगे। तो कहता है जब नेक्स्ट टाइम आप रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट टाइम भी केस तो वही बनने हैं, केस तो वही बनने हैं आपके पास में कि नेक्स्ट टाइम आपने फॉर एग्जांपल असेट का रिवैल्यूएशन किया और फॉर एग्जांपल वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, अमाउंट इंक्रीज हो गई। इसका एग्जांपल मैं लूँगा अभी क्वेश्चन, तो वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा। अभी तो सिर्फ आपको नोट डाउन करना है, इंक्रीज हो गया फॉर एग्जांपल। दूसरा केस हो सकता है कि डिक्रीज हो गया, आपके पास में दो ही केस बनेंगे। तो कहते हैं दूसरा केस आपके पास में कि फॉर एग्जांपल वो डिक्रीज निकल के आया, ठीक है, डिक्रीज आपके पास में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में इंक्रीज और डिक्रीज आपके पास में। सबसे पहले कि सबसेक्वेंट टाइम आपने सेकेंड टाइम इंक्रीज किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर प्रीवियस क्या था। सब्सिक्वेंटली तो अभी आपने वापस से जो है उसका दूसरी बार रिवैल्यूएशन किया, तो कहता है पहले क्या था, पहले लॉस हुआ था या फिर गेन हुआ था, मतलब कि पहले क्या था, इंक्रीज था या फिर डिक्रीज। कहते हैं फॉर एग्जांपल पहले इंक्रीज था, मतलब कि प्रीवियस जो है इंक्रीज था, प्रीवियस जो है वो इंक्रीज था, और या फिर हो सकता है कि प्रीवियस डिक्रीज था और इस बार वैल्यू बढ़ गई, प्रीवियस डिक्रीज। अभी तो सिर्फ आपको नोट डाउन करना है, समझने वाली बात थोड़ी देर बाद होगी, ठीक है ना, समझने वाली बातें थोड़ी देर बाद, क्वेश्चन जब लिया जाएगा। तो ये आपके पास में प्रीवियस इंक्रीज था या फिर प्रीवियस आपके पास में डिक्रीज था। अगर प्रीवियसली इंक्रीज था और इस बार भी इंक्रीज हुआ, मतलब कि इंक्रीज इंक्रीज फिट टू, तो कहता है इसे भी आपके पास में कहाँ पे डाल दो, यही क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दो टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर पिछली बार भी प्रॉफिट था, इस बार भी प्रॉफिट ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर दोनों इफेक्ट सेम ही है, पिछली बार फॉर एग्जांपल लॉस था, इस बार भी लॉस ही हुआ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम ट्रीटमेंट कि पिछली बार पीएनएल में डाला था, इस बार भी पीएनएल में डालेंगे, ख़त्म, ठीक है। और पिछली बार प्रॉफिट था, इस बार भी प्रॉफिट है, तब भी इफेक्ट सेम है कि पिछली बार रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखाया था, इस बार भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास में, ख़त्म बात है। दिक्कत तब आती है कि जब इफेक्ट जो है आमने सामने ऑपोजिट हो जाए, मतलब कि पिछली बार इंक्रीज हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, इस बार आपके पास में क्या हो गया, इस बार लॉस हो गया, इफेक्ट डिफरेंट हुई। तो इंडेक्स 16 का कहना है कि पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, इस बार आपके पास में लॉस हुआ है, तो सबसे पहले इस लॉस को आप पिछली बार के प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं एडजस्ट विथ प्रीवियस गेन, कि पिछली बार के जो प्रॉफिट हुए थे आपको, उसके साथ सबसे पहले एडजस्ट करो। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है, लॉस ज़्यादा हो गया इस बार फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो और ज़्यादा बच जाता है, तब जाके आप पीएनएल में डालेंगे, ठीक है। तो कहता है तब जाके आप क्या करेंगे सर, पीएनएल में डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है जी, ये चीज़ आपके पास में, या फिर यहाँ तक आप रखिए, ये जो चीज़ें मैं एग्जांपल के साथ आपके पास में नोट डाउन करवाऊँगा। इसके बाद मैंने कहा कि अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो भी आपके पास में दो ही पहलू हो जाएंगे, प्रीवियसली क्या था वो देखने के लिए।
कहते हैं प्रीवियस आपके पास में प्रीवियस फॉर एग्जांपल गेन था, इंक्रीज इंक्रीज का है या फिर गेन का है, कहते हैं प्रीवियस इंक्रीज था, या फिर हो सकता है कि सर प्रीवियस डिक्रीज था। ठीक है ना, प्रीवियस इंक्रीज था या फिर डिक्रीज था। कहते हैं प्रीवियस इंक्रीज था और डिक्रीज था तो क्या होगा। तो सिंपल है, अगर आपके पास में पहले प्रॉफिट था अब लॉस हुआ है, तो कहते हैं कि लॉस को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करना है, वही सेम चीज़। ठीक है, अगर लॉस और ज़्यादा होता है तो फिर पीएनएल में डाल दो, और लॉस कम हो गया तो फिर कहाँ पे डालेंगे, मतलब कि लॉस नहीं बचा प्रॉफिट ही बचा, तो फिर आप कहाँ डालेंगे, ओसीआई में। ठीक है, तो वही चीज़ आपके पास में जो मैंने यहाँ पे लिखवाई, वही चीज़, ये जो मैंने कहा कि एडजस्ट कर देंगे प्रीवियस आपके पास में जो भी गेन है। ठीक है, बस यहाँ पे ऐसा है कि प्रीवियसली इंक्रीज था, मतलब कि प्रीवियस गेन था और इस बार लॉस हुआ है, तो एडजस्ट कर देंगे गेन के साथ। ठीक है, और प्रीवियसली डिक्रीज था, प्रीवियसली आपके पास में लॉस ही था, इस बार भी लॉस हुआ, दोनों फिट टू, तो कहता है कि डेबिट कर देंगे टू पीएनएल। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, अभी एग्जांपल लेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ आएगी, अभी तो आप नोट डाउन करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, पीएनएल, लो जी, ये पॉइंट हो जाता है आपके पास में। तो ये ट्रीटमेंट हो गई। अब इस ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा, तब एक एक चीज़ समझ आएगी। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के यहाँ पे चीज़ें समझना मुश्किल है। तो सबसे पहले एक काम करिए, ये चीज़ को आप सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपके पास में पूरे का पूरा नोट डाउन कर दीजिए। अब उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब बस क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं आपके पास में एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करूं कि पूरी की पूरी कहानी क्या होती है। उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन के ऊपर आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी समझिए कि मैं असेट कोई लेके आ रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है फॉर एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन फुलफिल करता है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस रहा। ठीक है, मैंने कहा ये बिजनेस में हमें कुछ मशीनरी की ज़रूरत है, तो हम बाज़ार गए। ठीक है, और मार्केट से हमने एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करके लेके आएंगे। परचेज किया हमने, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज नहीं किया, परचेज किया। एक्सचेंज करने के लिए ओल्ड मशीन तो होना चाहिए, हमारे पास था ही नहीं, हम तो न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर वो फॉर एग्जांपल ऐसी कोई न्यू ही मशीनरी परचेज कर रहे हैं जिसके एक्सचेंज में हमारे पास कोई ओल्ड नहीं पड़ा हुआ है, हमने परचेज किया है। ठीक है, तो इसका परचेज प्राइस वगैरह था, टैक्सेस वगैरह था, तो वो सारी चीज़ें हमने जो भी रेलिवेंट चीज़ें बनती है इंडिया 16 के हिसाब से वो ऐड करके उसकी वैल्यू निकाली, जो आपके पास में आ गई ₹16 लाख। क्या निकल के आ गया, 16 लाख। तो ये जो सबसे पहली बार आप ये पूरे का पूरा ये जो कैलकुलेशन किया आपने, और ये जो कैलकुलेशन करके ये जो इसकी वैल्यूएशन आपने निकाली, ये पूरी की पूरी जो ये प्रोसेस थी आपकी, ये जो पूरी की पूरी आपके पास में ये जो प्रोसेस निकल के आई, ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, ये प्रोसेस बेसिकली है आपके पास में, ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली आपके पास में है क्या, ये प्रोसेस बेसिकली आपके पास में है, ये प्रोसेस बेसिकली आपके पास में है इनिशियल मेजरमेंट, कि पहली बार आपने जो है असेट परचेज किया और आपने उसका मेजरमेंट करके लिख लिया, और मेजरमेंट कैसे करेंगे, एज पर इंड एस 16। ठीक है, तो ये इनिशियल आपने मेजरमेंट किया, ये पूरे का पूरा जो केस बना वो इनिशियल मेजरमेंट का हुआ।
अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ चुका है, बुक्स में 16 लाख रुपीज़ में वो दिख चुका है, ठीक है, वो बुक्स में दिख चुका है, ख़त्म। अब जैसे जैसे अब टाइम बीतता जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, तो उसकी वैल्यू तो बदलती जाएगी ना, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेशन करेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। तो कहते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपके पास में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम आपको उसको दिखाना है, तो आपके पास में यहाँ पे जो कैलकुलेशन के लिए मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट, इस मेजरमेंट को हम कहेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। इस मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ये आपके पास में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और इसके लिए दो तरीके आपके पास में, या तो कॉस्ट मॉडल या फिर आपके पास में क्या है सर, रिवैल्यूएशन मॉडल। तो पूरी कहानी आप समझ आई होगी कि असेट आ चुका, ठीक है, उसे दिखा दिया, वैल्यू निकाल दी, वो इनिशियल मेजरमेंट था। अब नेक्स्ट ईयर आप उसकी वापस से मेजरमेंट करेंगे बैलेंस शीट में, जैसे आप शो करते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना वगैरह चीज़ें। तो उसके लिए आपके पास में दो तरीके हैं, जिसे हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहते हैं। कॉस्ट मॉडल हो सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी आपके पास में ये एग्जांपल रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन देखेंगे और ये कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो एक बार के लिए ये आपके पास में कंसेप्ट नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ओके।